Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is civics, chapter number 3, institutional representation of democracy, means लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व. So let's start the new chapter. We have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for the people to govern directly. The most common form of democracy in our time is for the people to govern through their representatives. हम सब ने देखा ही होगा कि जो हमारा लोकतंत्र है तो इसमें कोई भी जो गवर्नमेंट के थ्रू ही कोई भी जो नियम हैं और लॉ हैं वो बनाए जाते हैं, डायरेक्टली इसमें नहीं होता है, नहीं बनाया जाता है. तो ये बहुत ही कॉमन है, साधारण फॉर्म है हमारे लोकतंत्र की इस टाइम में, और ये लोगों के लिए ही यहाँ पर प्रतिनिधि बनाए जाते हैं. वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं. ध्रुव and Shivika are students of class 7th. Their teacher is going to discuss institutional representation of democracy in the class. They have prepared some question to ask their teacher and ask Hriday and Parthav, their classmates, to do so. Let's see what happened in the class. ध्रुव और शिविका जो हैं क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और वो टीचर से कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारे लोकतंत्र के संस्थागत प्रतिनिधित्व के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास में. तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं टीचर से पूछने के लिए. तो हृदय और पार्थिव जो है उनके क्लासमेट्स हैं, यानी कि सहपाठी हैं, और देखते हैं क्लास में क्या होता है. टीचर, चिल्ड्रन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशंस of our government and their parts. The president is the nominal head at the central level. The council of ministers headed by the prime minister is vested with the real powers. The real executive authority is exercised by the council of ministers headed by the prime minister. They are collectively responsible to the legislature. अब टीचर कहती हैं कि बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कई प्रकार के संस्थानों के बारे में जो गवर्नमेंट यानी सरकार और उनके पार्ट्स हैं. राष्ट्रपति जो है एक नाम मात्र हेड होता है सेंट्रल लेवल का, और जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि काउंसिल के जो मंत्री होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और असली जो शक्तियाँ होती हैं उन्हीं के पास होती हैं. तो जो रियल कार्यपालिका होती है, जो अधिकार होते हैं वो चलाए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है. ठीक है, तो ये पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो लेजिस्लेचर की होती है, यानी कि विधानमंडल की होती है. हृदय, व्हाट इज़ अ लेजिस्लेचर? हृदय कहता है कि लेजिस्लेचर क्या है, यानी विधानमंडल क्या है. टीचर, लेजिस्लेचर मीन्स Parliament at the center. In the indirect form of democracy, political power remains with the people, but it is exercised indirectly through representatives elected by them. These representatives make up the legislature known in our country as Lok Sabha at the national level and Vidhan Sabha at the state level. तो टीचर कहती हैं कि जो विधानमंडल है उसका मतलब होता है पार्लियामेंट, यानी सेंटर ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो अब ये जो इसमें इनडायरेक्टली फॉर्म ये लोकतंत्र की ही होती है. अगर हम कहें अप्रत्यक्ष रूप से तो ये फॉर्म जो होती है वो लोकतंत्र की होती है, और इसमें राजनीतिक जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो लोगों के साथ ही होती हैं, लेकिन जो इनकी एक्सरसाइज होती हैं, यानी कि काम जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा होता है? प्रतिनिधि के द्वारा होता है, जो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है. अब इनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो बनाते हैं विधानमंडल को, जिसे हम देश के नाम से जानते हैं, और एज अ लोकसभा जो कार्य करती है वो राष्ट्रीय स्तर पर करती है, और विधानसभा जो होती है वो लोकसभा जो होती है वो नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है. ठीक है, और विधानसभा जो होती है वो राज्य स्तर पर काम करती है. Hriday, it means that representatives make laws on behalf of the people to whom they represent. That is, the government is actually controlled by the people through their elected representatives. In indirect democracy, election and representation are two key elements, and they really reflect the interest of the people. हृदय कहता है इसका मतलब है कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो कानून बनाते हैं लोगों के बिहाफ पर,
और उसे रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। एंड जो गवर्नमेंट होती है वो एक्चुअली उसको कंट्रोल करती है, लोगों के द्वारा उसे चुना जाता है, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको कंट्रोल करते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा लोकतंत्र है जिसमें इलेक्शंस होते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो टू एलिमेंट्स की तरह से होता है। वो क्या होता है, उनका जो प्रभाव होता है वो लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है जब जो नागरिक होते हैं उसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट लेते हैं, तभी उसका मतलब होता है इलेक्शन का, स्पेशली इलेक्शन टाइम में। अगर दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो फ्रेंचाइज जो वर्ड होता है, द राइट टू वोट, उसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार, जो पूरे संसार में यानी पूरे देश में जितने भी युवा पीढ़ी है, हमारे देश की जनसंख्या है, उन्हें मिलता है। Next is Shivika. Franchise. What is franchise? Teacher, in modern democratic government, all men and women who have attained a minimum prescribed age are allowed to vote and elect their representatives. This is called universal adult franchise. शिविका कहती है कि फ्रेंचाइज क्या होता है? टीचर, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है जिसमें सभी आदमी और जो वुमेन्स होती हैं, औरतें होती हैं, उनको कम से कम वो उनकी एज होनी चाहिए 18, तो उनको क्या वोट देना अलाउड होता है और वो अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, वो जाना जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से वो जाना जाता है। Shivika, in India, universal adult franchise is the basis of representation at all the levels. All India citizens who had attained the age of 18 years have the right to vote. Dhruv, have all the adult citizens been given the right to vote? Teacher, yes. Only criminals, persons of unsound mind, and those declared bankrupt are not allowed to vote. शिविका कहती है कि भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जो किसके आधार पर होता है, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है, यानी प्रतिनिधित्व के आधार पर सभी स्तर पर होता है, और जितने भी नागरिक होते हैं जिनकी उम्र 18 होती है उसे वोट देने का अधिकार होता है। अब ध्रुव कहता है कि यहाँ पर जितने भी अडल्ट यानी कि वयस्क नागरिक जो होते हैं उन्हें सभी को क्या वोट देने का अधिकार होता है? टीचर कहती है यस, बस केवल जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल पर्सन, या फिर वो मानसिक स्थिति उनकी ख़राब रहती है या बैंकरप्ट होते हैं, उनको वोट देना अलाउड नहीं होता है। शिविका, वाई आर इलेक्शंस कंसिडर्ड असेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? Elections are essential because by election the voters have the freedom to choose their representative. They can choose who will make laws for them, who will form the government and take major decisions on their behalf, the political party whose policies will guide the government and make laws for the welfare of our people. शिविका कहती है कि जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वो प्रतिनिधित्व हमारे लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? टीचर, इलेक्शंस जो हैं ज़रूरी होते हैं क्योंकि इलेक्शंस जो हैं जिसमें वोटर्स को आज़ादी दी जाती है ताकि वो अपना प्रतिनिधि को चुन सकें। हृदय, वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं जो कानून, जैसे जो उनके लिए कानून बनाते हैं, और एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसमें वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं, पब्लिक के बिहाफ पर होते हैं। अब राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं जिसमें कुछ नीति नियम बनाए जाते हैं, जो जिसमें जो गवर्नमेंट है वो गाइड करती है उनको, और साथ ही साथ लोगों की भलाई के लिए भी वो कई कानून बनाती है। शिविका, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? एवरीवन इज एबल टू चूज, दैट मीन्स everyone has one vote and every vote has equal value. An important principle of adult franchise is one person one vote. शिविका कहती है कि जो क्या इलेक्शंस जो होते हैं वो क्या ज़रूरी है उनके लोकतंत्र के इलेक्शंस के लिए, तो जो टीचर कहती है जो एवरीवन है यानी कि सभी के लिए जो है चूज़ करने का अधिकार सभी को होता है, और सभी के लिए जो एक वोट होता है सभी के लिए,
वन वोट यानी कि सभी के लिए बराबर होता है। और जो इम्पोर्टेंट इसका सिद्धांत है वो है वयस्क अधिकार जो मत का हमें मिलता है, यानी इसका मतलब ये होता है युवा जो मताधिकार होता है उसका मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति एक वोट। शिविका, election should be conducted in a free and fair manner where people can choose their representatives as they really wish. Teacher, in democratic countries, elections are conducted by an independent agency so that people can take part freely and fearlessly. In India, the independent body entrusted with the responsibility of conducting free and fair election is the Election Commission. शिविका कहती है जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं क्या वो फ्रीडम के साथ किए जाते हैं और अच्छे मैनर से किए जाते हैं ताकि लोग अपना जो है प्रतिनिधि अपनी इच्छा से चुन सकें। टीचर कहती है कि हाँ, लोकतांत्रिक कंट्री जो होती है हमारी जिसमें इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं बहुत ही स्वतंत्र रूप से एजेंसियां करती हैं जिसमें लोग उसमें फ्रीली और बिना किसी डर के हिस्सा ले सकते हैं। भारत में स्वतंत्र रूप से उन पर भरोसा किया जा सकता है। ये सारी जिम्मेदारी जो होती है इलेक्शन कंडक्ट करने की वो पूरे स्वतंत्र और अच्छे तरीके से ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। People elect their representatives without any interference in their freedom of choice. Nobody should know in whose favor a voter cast his or her vote. It should remain a secret even after voting. Only a secret ballot can guarantee this freedom and privacy to the voters. Ballot paper was a sheet of paper containing the names and symbol of the candidates contesting election. As voting is done is secrecy, it is called ballot. The secret ballot is an essential characteristic of democratic election. यानी कि जो लोग हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, कोई बिना किसी दखल अंदाजी के, अपनी आज़ादी फ्रीडम के साथ। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है कोई फेवर नहीं लेता है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। और ये बहुत सीक्रेट तरीके से जो वोटिंग होती है इसमें सीक्रेट बैलेट जिसकी गारंटी होती है बहुत ही फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ और बहुत ही प्राइवेसी के साथ ये वोटर अपना वोट देते हैं। बैलेट पेपर होता है, एक शीट होती है पेपर की जिसमें काफ़ी सारे नाम लिखे होते हैं और सिंबल होते हैं कैंडिडेट्स के, और जो इसमें हिस्सा ले रहे होते हैं वो सभी के नाम होते हैं। तो वोटिंग बहुत सीक्रेट तरीके से दी जाती है और जिसे बैलेट कहा जाता है। एंड जो बैलेट सीक्रेट बैलेट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लोकतांत्रिक इलेक्शंस के लिए, ये उसकी विशेषता होती है। शिविका, पीपल कॉन्टेस्ट election in the name of some political party. What is a political party? We cannot think of an election without political party. A political party is a group of organized people who act as a political unit with a view of controlling the government by constitutional means and implementing their general policy. Elections to various offices are held on party lines only. They simplify the whole process of election. अब शिविका कहती है कि जो लोग इस कॉन्टेस्ट में इलेक्शन में जिनका नाम होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या है टीचर कि हम सोचते हैं, हम नहीं सोच पाते हैं इलेक्शन बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी जो एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है जिसमें काफ़ी लोग होते हैं जो एक्ट करते हैं पॉलिटिकल यूनिट की तरह, राजनीतिक यूनिट की तरह, और हम देखते हैं इन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो ये एक संवैधानिक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो कुछ नियम बनाए जाते हैं जो जनरल पॉलिसियाँ इनके ऊपर लागू होती हैं। तो इलेक्शन जो ऑफिसेज होते हैं, कई ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर ये पार्टीज़ जो हैं वहाँ पर होती हैं। एंड जो भी सिंप्लीफाई जो होल पूरा प्रोसेस जो होता है इलेक्शन का वो वहीं होता है। नेक्स्ट है हृदय। इज इट ट्रू दैट पार्टी दैट विंस मेजॉरिटी इन इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज एक्ट एज अपोजिशन? हृदय कहता है क्या ये सच है जो पार्टीज़ हैं जब मेजॉरिटी से जीतती हैं इलेक्शन में और उनकी जो फॉर्म होती है सरकार की, या फिर जो पार्टीज़ होती हैं वो दूसरी पार्टीज़ जो होती हैं वो अपोजिशन के रूप में एक्ट करती हैं? टीचर, यस यू आर राइट हृदय। फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वी नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग opposition. The political parties act as a link between the government and the people. They create public opinion and educate
द पीपल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। टीचर कहती है यस हृदय तुम बिल्कुल सही हो, और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए यानी कि सफलतापूर्वक अगर हमें लोकतंत्र को बनाना है तो ये ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रहे और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहे। तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक लिंक के रूप में काम करती हैं, यानी सरकार और लोगों के लिंक के रूप में काम करती हैं, और ये क्रिएट करती हैं लोगों के ओपिनियन को। एजुकेट लोग जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ ओपिनियंस होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए। शिविका, प्लीज एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्टीज एंड द रीजनल पार्टीज। यानी कि शिविका कहती है कि कृपया करके एक्सप्लेन करिए कि क्या अंतर है राष्ट्रीय पार्टीज के बीच में और क्षेत्रीय पार्टीज के बीच में। टीचर, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सम ऑफ देम आर बिग whilst others are small. Some of them are present and exercise influence in most part of the country and are called national parties. Other are restricted to some region and are called regional parties. यानी कि भारत में जो बहुत बड़े नंबर्स की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी, इसमें से कुछ बड़ी होती है जबकि कुछ छोटी होती हैं, और जो पार्टी वहाँ प्रेजेंट रहती है और एक्सरसाइज करती है, जिनके काम करती है, यानी कि उनके काम से काफ़ी प्रभाव पड़ता है कई पार्ट्स में देश के, तो उनको नेशनल पार्टीज़ कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टीज़ कहा जाता है। और जो दूसरी होती हैं जो कई सारे क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जिन्हें हम रीजनल पार्टीज़ यानी क्षेत्रीय पार्टीज़ कहते हैं। पार्थिव, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? हृदय, कैन वी से दैट Indian elections are democratic? Teacher, to answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Lok Sabha elections are held every 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. Elections are held in all electoral constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. पार्थिव कहता है कि हमारा सिस्टम, इलेक्शन का सिस्टम क्या है, और क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय इलेक्शंस जो हैं वो लोकतांत्रिक हैं। अब टीचर कहती है कि अगर तुम्हारे आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो देने के लिए चलिए हम देखते हैं इलेक्शंस कैसे भारत में किए जाते हैं। लोकसभा जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में किए जाते हैं, और 5 साल में जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जब उनका एंड आता है दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, और उनके लिए कुछ क्षेत्र चुने जाते हैं सेम टाइम पे ही और सेम डे पे, विद इन फ्यू डेज़ के अंदर अंदर, जिसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। हृदय, या व्हाट इज़ बाय इलेक्शन? हृदय कहता है कि बाय इलेक्शंस क्या होते हैं। टीचर, समटाइम्स इलेक्शन इज़ हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूंसी टू फिल द सीट लेइंग वैकेंट बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर. दिस इज़ कॉल्ड अ बाय इलेक्शन। टीचर कहती है कि कई बार ऐसा होता है इलेक्शन जो है एक क्षेत्र में किए जाते हैं, और जब कई बार सीट खाली हो जाती है, अचानक किसी की डेथ हो जाती है या कोई रेजिग्नेशन दे देता है मेंबर, तब उस खाली सीट को भरने के लिए बाय इलेक्शन किए जाते हैं, जिसे हम बाय इलेक्शन कहते हैं। पार्थिव, व्हाट आर इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज? टीचर, in our country we follow an area based system of representation. The country is divided into different areas for the purpose of election. The country is divided into different areas for the purpose of election. These areas called electoral constituencies. The voters who live in the area elect their representative. पार्थिव कहता है कि इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज क्या है। टीचर, हमारे देश में कुछ एरियाज़ को फॉलो किया जाता है जो आधारित होते हैं कुछ प्रतिनिधित्व के बेस पर, और यहाँ पर कंट्री को डिवाइड किया जाता है कुछ अदर छोटे छोटे एरियाज़ में, क्षेत्रों में, और जिनका पर्पस वो इलेक्शन के कारण से किया जाता है। और ये जो एरियाज़ हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज कहते हैं, यानी छोटे छोटे क्षेत्र कहते हैं जो चुनाव के लिए किए जाते हैं। द वोटर्स, जो वोटर्स होते हैं वो उन एरियाज़ में रहते हैं और चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। टीचर, डू यू नो वी हैव अ सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज ऑल्सो? Parthiv, what are reserved constituencies? Teacher, our constitution entitles all the citizens to elect his and her representative and to be elected as a representative. The framers of the Indian Constitution were worried that in an open electoral competition,
certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the legislative bodies such as Lok Sabha and the state legislative assemblies. टीचर कहती है कि तुम जानते हो कि हमारे देश में सिस्टम होता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी पार्थिव। तो ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसी यानी क्या होती है, यानी आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र क्या होते हैं। टीचर, हमारे संविधान में जो कुछ नागरिक तो होते हैं वो चुने जाते हैं, जैसे कि चुने हुए नागरिक प्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है, और उन्हें प्रतिनिधि कहा जाता है। जो फ्रेमर्स होते हैं जो हमारे संविधान भारतीय संविधान में, वो काफ़ी चिंतित थे ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन को लेकर, क्योंकि यहाँ जो वीकर सेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल स्टैंड नहीं लेते हैं, मतलब चुने नहीं जाते हैं लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के लिए। लोकसभा जो स्टेट राज्य विधानमंडल असेंबली के लिए जो होता है, they may not have a required resources, education and contact to contest and win an election against other. Those who powerful, resourceful and influential may prevent them from winning elections. तो यहाँ पर जितने भी लोकसभा या इलेक्शंस जो होते हैं तो उनकी मांग होती है संसाधन, या वो एजुकेशन भी होना चाहिए या फिर कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी जीता भी होना चाहिए। तो दूसरों के अगेंस्ट ये होता है, तो वो शायद पावरफुल नहीं होते हैं और उनके पास संसाधन नहीं होते, इसी वजह से वो नहीं इसमें जीत पाते हैं। और जो हमारे यदि जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि पार्लियामेंट या असेंबलीज जो होती हैं, तो इसमें कुछ सेक्शंस का जो है वॉइस महत्व भी होता है हमारी जनसंख्या में। तो इसीलिए जो मेकर्स होते हैं, मेकर्स ऑफ आर कंस्टिट्यूशन प्रपोज्ड ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस, यानी कि इसीलिए जो मेकर्स होते हैं वो संविधान के, तो इसीलिए उनके लिए स्पेशल सिस्टम रिजर्व किया जाता है, कुछ क्षेत्र कंस्टिट्यूंसीज क्षेत्रों में रिजर्व किया जाता है, जिसमें जो पीपल लोग होते हैं, सम कंस्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Currently, out of the 552 seats in Lok Sabha, 79 seats are reserved for scheduled caste and 41 for scheduled tribes. तो कुछ सीट्स हैं जो रिज़र्व रखी जाती हैं इनके लिए, शेड्यूल्ड जो कास्ट होती हैं उनके लिए यहाँ पर 552 सीट्स लोकसभा में रखी जाती है आरक्षित, एंड 79 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 41 जो सीट्स होती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखी जाती है। हृदय, what happens when the constituencies are decided? अब क्या हुआ है, जो क्या होता है जब एक बार जो क्षेत्र हैं वो डिसाइड कर लिए जाते हैं। तो टीचर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड who can and who can not vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. Therefore, in a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. The list is officially called the electoral roll and is commonly known as voter list. अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो टीचर कहती है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डिसाइड किया जाता है कि कौन वोट देगा, ठीक है, और कौन नहीं। तो अब ये डिसीजन जो है वो नहीं छोड़ा जाता है लास्ट डे तक भी, एंड इसीलिए जो हमारा लोकतांत्रिक इलेक्शन होता है जिसमें जो लिस्ट होती है जो कौन एलिजिबल है वोट के लिए, उन्हें प्रिपेयर की जाती है वो लिस्ट को, और इलेक्शन से पहले ही और सबको दी जाती है। और जो लिस्ट होती है ऑफिशियली इलेक्ट्रल जो रोल होता है एंड कॉमनली नो, वो जानी जाती है वोटर लिस्ट के नाम से। हृदय, येस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose a representative. हृदय कहता है हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है, इससे लिंक रहता है, पहली कंडीशन जो होती है वो लोकतांत्रिक इलेक्शन में लिंक रहता है बना हुआ, और हर एक जो होता है उसको एक समान अवसर दिया जाता है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए।